गांव में किसी के घर का काम चल रहा है, तो उसके घर में जो वेस्टेज निकलता है, ईंट रेती जो भी वेस्टेज है, तो वो तगारी भर भर के लाके उस डस्टबिन में डालते हैं। सरपंच क्यों नहीं चाहेगा कि अपना नाम हो? तो ये कहा जाता है, सुना जाता है कि नरेगा के कार्य में मिट्टी की इधर उधर डाल के टाइम पास किया जाता है। तो आपके कार्यकाल में नरेगा के कार्य को किस प्रकार से किया जाता मेरे अकेले के सोचने से गांव साफ नहीं हो सकता। उसके लिए जनता के हर घर के व्यक्ति को भी सहयोग करना है। अब गांव में कुछ लोग होते हैं तुच्छ मानसिकता के, तो उन लोगों ने उस पेंटिंग और दीवार के पास कचरा इकट्ठा करके जला। है? नमस्कार, जनगूंज के विशेष सीरीज हेलो पंचायत में आपका स्वागत है। आज हमारे पहले मेहमान है ग्राम पंचायत पसुन के युवा सरपंच अयन जी जोशी, जिन्हें दैनिक भास्कर ने जिले में रेटिंग पॉइंट दूसरे स्थान पर पंचायत को रखा है। तो आइए हम जानेंगे पंचायत की स्थिति और पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों के बारे में। अयन जी, सबसे पहले 5 साल पहले जब आपने कार्यभार संभाला और आज कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या पंचायत की स्थिति में बदलाव हुआ है? यह है कि 6 साल पहले, 5 साल तो नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि हमारा जैसा भी 1 साल बढ़ाया है सरकार ने, तो 6 वर्ष पूर्व 30 जनवरी 2020 को हमारा चुनाव हुआ था, और उस दिन जनता की असीम कृपा और आशीर्वाद से मुझे सरपंच बनने का मौका मिला। उस वक्त सरपंच बनते ही जब पंचायत स्तर पर काम शुरू किया, सबसे बड़ा चैलेंज सरपंच बनते ही कोरोना काल का आ गया हमारे लिए। तो 1 महीने बाद ही जब ये कोरोना काल के लॉकडाउन लगे, तो एक गांव में भय सा माहौल बनने लगा, क्योंकि विश्वव्यापी महामारी थी। तो लोग डरे भी, परेशान भी हुए, बेरोजगार भी हुए। इस परिस्थिति, ये जो संकट आया था, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। और मैं सरपंच पहली बार ही बना हूँ, तो सरपंच बनते ही इतना बड़ा टास्क मिल जाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो चुका था। लेकिन उस चीज को बहुत वाइजली हमने इस चीज को पनपाते हुए सबसे पहले नरेगा में 600 जॉब कार्ड तैयार किए गए ग्राम पंचायत की तरफ से। उसके बाद हमने सोचा कि लोग पैनिक भी है, बेरोजगार है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो बेरोजगार होंगे तो फिर वो अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगे, तो उस परिस्थिति को कैसे संभाला जाए। तो उसके लिए हमने पर्यावरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमारी पंचायत की लगभग 400 बीघे की चारागाह भूमि पे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय स्वर्गीय हरिओम सिंह जी राठौर की स्मृति में एक हरिओम उपवन डेवलप करने का प्लान बनाया। तो 400 बीघा के लगभग जमीन थी। तो सरकार ने जो निर्देश दिए थे उस वक्त, सबसे बड़ा निर्देश था सोशल डिस्टेंसिंग का। उसकी भी पालना सही से हो जाए, लोगों को रोजगार भी मिल जाए, ताकि इस संकट में भी लोग अपना जीवन व्यापन कर सके। तो उसके लिए हमने जो हरिओम उपवन की शुरुआत करी, उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उनको रोजगार भी मिला, साथ साथ पर्यावरण का कार्य भी शुरू हुआ, जिससे कि हमने हर महिला को 5 पौधे की जिम्मेदारी थी। उसमें पौधा लगाने के बाद एक बच्चे को अपन कैसे पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसी तरह से एक पौधे की भी देखभाल करनी होती है। तो उस जिम्मेदारी के साथ मातृशक्ति के साथ मिलके हमने इस हरिओम उपवन को खड़ा किया। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था कोरोना का, तो इस चैलेंज को हमने इस तरह से डील किया। उसके बाद सबसे बड़ा संकट जो था, जैसे कोरोना फिर गया, उसके बाद सेकेंड चैलेंज आया कि पूरे पंचायत के अंदर सबसे बड़ा संकट था जल संकट। पानी को लेके एक बड़ी समस्या पाई गई थी, क्योंकि आज से जब मैं सरपंच बना था, उससे 20 साल पहले, 20 या 25 साल पहले मेरे गांव, मेरी पंचायत में पानी की पाइपलाइनें, टंकियां बनी थी, पाइपलाइनें डलवाई गई थी। तो 20-25 साल बाद वो जो पाइप थे, लोहे के पाइप थे, तो वो सड़ गल गए थे जमीनों के अंदर। उससे क्या हो रहा था कि अगर पानी की पूर्ति हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं लीकेज और जंग खाने की वजह से वो प्रेशर लोगों के घर में बनता नहीं था। तो लोगों में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि भाई पानी आ नहीं रहा है। तो जीवन का सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा है पानी। तो उसके समाधान के लिए मैंने हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से
निवेदन करके उनको एक प्रोजेक्ट दिया मेरी पंचायत का बना के, जिसमें 2 करोड़ 72 लाख के लगभग राशि उनके द्वारा स्वीकृत करवाई गई। और फिर हमने युद्ध स्तर पे इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए काम किया। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मेरी पंचायत में आज पानी को लेके एटलीस्ट समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो चुकी है। तो ये मेन 2 जो संकट आए थे शुरू में शुरुआती दौर में, इसको गांव वालों के सहयोग से, मैं कहूँगा कि उनके सहयोग से हमने इस चीज़ का सामना करते हुए इसका निवारण किया। वो ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो आपको लगता है कि ये पंचायत की विरासत में हमको मिली है और आपके कार्यकाल में उसे आपने जड़ से खत्म करने का प्रयास किया? विरासत में मुझे ये पानी वाली समस्या ही मिली थी, जिसको आज हमने जड़ से बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसके अलावा भी जैसे समस्याएं थी, काफी छोटी बड़ी समस्या होती है, छोटी बड़ी तो क्या कहें अपन उनको, लेकिन जैसे कि पिछड़े इलाके, जो पिछड़ी बस्तियां थी, तो वहां पर हमारे जैसे पैंतर की काफी समस्या है। तो वहाँ गांव वालों का था कि भाई रोड लाइट्स लग जाए तो हमें एक इसका थोड़ा सा इससे राहत मिलेगी। तो उन बस्तियों तक हमने रोड लाइटें पहुंचाई, सड़कें भी बनाई और पानी की जो समस्या थी उसका भी समाधान किया। मतलब दैनिक जीवन के लिए जो सुविधाएं होती है आज मेरी पंचायत में वो पूर्णतया पर्याप्त है। अक्सर विकास मुख्य सड़कों तक सीमित रह जाता है। क्या आपके पंचायत के निम्न स्तर, निम्न बस्तियों तक सड़क, पानी आदि सुविधाएं पहुंच चुकी है? बिल्कुल, ये मैं गर्व के साथ कहूँगा कि मेरे पंचायत वालों के सहयोग के साथ में हमने अभी काफ़ी सारे विकास कार्य करवाए, जिसमें रोड, पानी, शिक्षा और जैसे रोड लाइट्स हो गई, ये सारी जो दैनिक व्यवस्था है ये हम पूरी तरह से इन सब से अब हम आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी कि सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे अभी हमारे एक तलई कुआ भील बस्ती है जो कि गांव से काफ़ी आउटसाइड है। तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमार जी, उनसे ही निवेदन किया था, तो उन्होंने अभी 80 लाख की सड़क उस बस्ती के लिए भी पास करी, जिसका काम भी पूर्ण हो चुका है। उसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी दिया कुमारी जी द्वारा अभी 90 लाख का हमारे मोहचना में स्कूल पास किया है, उसका कार्य भी प्रगति पर है। अंतिम छोर का व्यक्ति, निम्न स्तर का, क्या पंचायत लेवल पर उस पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आप सफल रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पंचायत के द्वारा हमने जो कैंप्स लगाए, तो प्रशासन गांवों के संग, उसका लाभ हमने मतलब कि ग्रास रूट लेवल तक के हर एक व्यक्ति को पहुंचाया है, ताकि उसको एक कैंप लगाने का उद्देश्य ये होता है कि सभी अधिकारी एक छत के नीचे मिलते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। तो किसी का भी कोई छोटे से छोटा या किसी भी स्तर का कोई कार्य होता है तो उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, बार बार पंचायत के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो ऐसे कोई भी कार्य होते हैं तो प्रशासन गांव के संग जो हम शिविर लगाते हैं उसका हम 1 महीने पहले से ही उसका जागरूकता अभियान हम शुरू कर देते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, ताकि उस कैंप के थ्रू लोग अपनी जो भी समस्या है उसका एक छत के नीचे सभी अधिकारी मिलते हैं तो जड़ से समाधान हो जाता है। तो जो भी जैसे पालनहार हो गई और पेंशन्स हो गई और ऐसे जो भी सरकारी योजना है, आवास है, शौचालय है, नरेगा है, सारी चीज़ों को लेके हमने ग्रास रूट लेवल तक हर एक व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचा दी। दैनिक भास्कर द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें आपकी पंचायत राजस्थान में दूसरे नंबर पर रही। क्या पंचायत ये मुकाम हासिल कैसे कर पाई है और धरातल पे क्या ये सर्वे सही है आपके हिसाब से? इसका मुख्य सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मेरे प्यारी जनता को देना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो कार्य किए वो सारे धरातल पर हमने पहुँचाए हैं। मतलब कई बार ये होता है कि कोई भी काम लेके आता है तो हम सिर्फ बातें ही करते हैं या कागजों में ही रह जाते काम, लेकिन हमने कागजों के अलावा उन कार्यों को धरातल तक पहुँचाया है और उन कार्यों को लोगों ने देखा है, उनको धरातल तक पहुँचते हुए। तो जब ये सर्वे हुआ तो ये लोगों ने जो गतिविधियां, जो विकास कार्य ग्राम पंचायत में होते हुए देखा है, उसी का ये परिणाम है कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने ये जो रेटिंग करी और उन्होंने जो रेटिंग करी उस आधार पर दैनिक भास्कर में जो ये रैंक है वो फिर पूजा करी थी। ये सब मेरी जनता के आशीर्वाद से हुआ है। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव दिखते हैं, हर छोटे मोटे कार्य फोटो वीडियो के माध्यम से अपडेट होते हैं।
क्या इस तरह से पंचायत में पारदर्शिता आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे हम एक सालाना ऑडिट कराते हैं हमारे कामों की, जैसे तो ऑडिट किस चीज़ की होती है कि कागजों की ऑडिट होती है। तो सोशल मीडिया पर जो अपने विकास कार्य है उनको अपन शेयर करते हैं तो लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये एक तरह से सोशल ऑडिट हो गई हमने। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसे कोई काम हो रहा है वो हमने सोशल मीडिया पे डाला, अगर हो सकता है वो जब लोगों के पास वो काम पहुंचेगा तो वो लोग उस चीज का आकलन करेंगे कि हाँ, जो वास्तव में उस जगह पे पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या, आज का विकास कार्य पूर्ण होने के बाद क्या राहत मिली है। और उसमें अगर जैसे कोई ऊंच नीच भी 19-20 होता है तो एटलीस्ट हमको लोगों से सजेशंस मिलते हैं ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें। तो ये सबसे बड़ी पारदर्शिता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर हम जो हमारे विकास कार्य शेयर करते हैं तो सबसे बड़ी पारदर्शिता का एक उदाहरण। क्या एक सरपंच चाहे तो पंचायत की स्थिति बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि सरपंच जो है वो एक विजनरी सरपंच होना चाहिए, उसके पास एक विजन होना चाहिए काम करने का। तो सरपंच के पास इतनी पावर होती है कि मैं आपको एक उदाहरण दूं तो सिर्फ एक सरपंच ही ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसके पास अटेस्टेड सिग्नेचर की एक पावर है, जो कि मेरे हिसाब से बीएम और सीएम के पास भी नहीं होती है। सरपंच के पास वो पावर है कि ग्राम सभा में अगर गांव वालों ने कोई प्रस्ताव रखा और हमने ग्राम सभा में वो ले लिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो जब इतनी पावर और इतनी व्यवस्था एक बिल्कुल मतलब नीचे इकाई जो सरपंच होता है जड़ों से जुड़ा हुआ उनको दी गई है, तो सरपंच के पास अगर कोई विजन होगा अपने गांव को लेके, अपनी पंचायत को लेके, तो वो निश्चित तौर पे उसको अपने गांव के विकास में मतलब परिणाम स्वरूप अच्छा कर सकता है। और सरपंच वैसे साइन करने वाला ना होके मतलब कि सिस्टम बदलने वाला सरपंच होना चाहिए। अगर उसको पूरे सिस्टम की जानकारी होगी तो वो उसको कोई पागल नहीं बना पाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी उपलब्धि आपको लगता है कि यार ये सालों तक याद करें या आपके कार्यकाल को याद किया जाए? बिल्कुल, शिक्षा के मामले में देखें तो अभी मोरचना में जो हमारे एक भव्य विद्यालय भवन बन रहा है 90 लाख रुपए का, तो वह एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में जो हमने हरिओम उपवन बनाया है 400 बीघा में, वहाँ पहले काफी मतलब कि चारागाह जमीन थी जिसको हमने डेवलप किया। आज वहाँ पे 70,000 के आसपास हमने पौधे लगाए, तालाब बनाए, कुएं खुदवाए, चेक डैम बनाए, ताकि क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो सकेगा। वाटर हार्वेस्टिंग का काम होगा चेक डैम के थ्रू तो वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो कुओं में पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा। कृषि जो है हमारा मुख्य भारत का एक तरह से कह सकते हैं फील्ड है, तो उसके लिए, कृषि के लिए अगर कुओं में पानी होगा तो लोग खेती में भी इंटरेस्ट लेंगे। तो ये पर्यावरण का जो एक उदाहरण जो हमने सेट किया है ये सालों साल चलेगा, क्योंकि ये हरिओम उपवन आज हमने जो हमारी मेहनत से, हमारी मातृशक्ति की मेहनत से, मैं हमारे गांव वालों की, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से जो ये हरिओम उपवन खड़ा किया है, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मिसाल बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस हरिओम उपवन के थ्रू हमने काफी लोगों को रोजगार भी दिया, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में ये है। आपके कार्यकाल में कितने अवार्ड आपको मिल चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? मेरे कार्यकाल में अब तक मुझे लगभग 65 के आसपास अवार्ड मिल चुके हैं, और सबसे बड़ा जो अवार्ड था वो मुझे अभी साल भर पहले अल्ट्राटेक सीमेंट और पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में एक सर्वे हुआ था जो पहले संभाग स्तर पे हुआ था। तो उदयपुर संभाग में भी सर्वश्रेष्ठ यशस्वी सरपंच का अवार्ड मुझे हमारे जो आदरणीय जनजाति मंत्री साहब हैं, आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद संभाग में सिलेक्शन होने के बाद राज्य स्तर पर 7 संभाग में से कुछ सरपंचों को सिलेक्ट किया था। इसमें से 11,500 सरपंच जो हमारे राजस्थान में है, उनमें से टॉप 10 में राजस्थान का यशस्वी सरपंच का अवार्ड मुझे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा द्वारा सम्मानित किया जाता है। सर, ये कहा जाता है, सुना जाता है कि नरेगा के कार्य में मिट्टी की इधर उधर डाल के टाइम पास किया जाता है,
तो आपके कार्यकाल में नरेगा के कार्य को किस प्रकार से किया गया? मेरे कार्यकाल में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कोरोना आ गया था, तो उस टाइम हमने सबसे पहले मैंने जो इस नरेगा को सही उपयोग लेने का एक विजन प्लान बनाया। उसमें मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हमको लोगों को रोजगार भी देना है, लोगों से काम भी करवाना है, और लोग पैनिक भी नहीं हो, काम भी इंटरेस्ट लेके करें। मतलब एक तो होता है कि अपन जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, और एक ये होता है कि लोग अपने मन से काम करें, तो उस काम की एक बात ही निराली होती है। तो जो मैंने 600 जॉब कार्ड बना के 600 जनों को रोजगार नरेगा के माध्यम से जो मैंने हरिओम ओपन और मेरी पंचायत की अलग अलग जगहों पर जो रोजगार दिया था इनको, तो हर महिला को हमने जो वृक्षारोपण की जिम्मेदारी दी थी। तो वहाँ ये ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही ग्रेवल सड़क पास करवा दी, बार बार उसी पे मिट्टी डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो सही दिशा में नरेगा का उपयोग कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि अब नरेगा पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। हमारे कार्यकाल में वैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, पूरी पारदर्शिता है, कोई भी देख सकता है। और मेरे पंचायत का जो नरेगा में रोजगार का जो आंकड़ा है, जो मैंने मेरी पंचायत में लोगों को दिया है, उसका आंकड़ा भी हमने थोड़े दिन पहले एक बार मैं ऐसे ही चेक कर रहा था बैठ के, तो 4 करोड़ 92 लाख रुपए मैं अब तक नरेगा के माध्यम से इनको रोजगार देते हुए ग्रामवासियों के खाते में 4 करोड़ 92 लाख रुपए केंद्र सरकार से इनके सीधे इनके खाते में जा चुके हैं। मतलब मेरे इस कार्यकाल में सबसे बड़ी अगर उपलब्धि भी कहूँ तो 4 करोड़ 92 लाख का मैंने नरेगा में लोगों को रोजगार दिया है। अब करें राजनीतिक फील्ड की बात, तो किस नेता का आपके पंचायत को सहयोग रहा, आपको सहयोग रहा, जिससे आपकी पंचायत रेटिंग पॉइंट में आपकी पंचायत दूसरे स्थान पर रही? सबसे ज्यादा अगर सहयोग की बात करें अगर राजनीतिक नेताओं में, तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरी पंचायत पे कहूँगा मैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और हमारे आदरणीय सांसद महोदय महिमा कुमारी जी का रहा है। उनके साथ में हमारे आदरणीय मंत्री जी बाबूलाल जी खराड़ी का भी। तो इन मतलब कि अभी जो हमारा जो कार्यकाल गुजरा है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बजट का जो समस्या थी, वो हमें बजट सरकार की तरफ से पूरी तरह से मिल नहीं पाया। कोरोना में 2.5 साल का बजट चला गया, उसके बाद सरकारों के चुनाव हुए, सब कुछ हुए, फिर भी अभी बजट की समस्या अभी हर पंचायत में है। बिना बजट काम कोई सरपंच कर नहीं सकता है। तो ऐसे में जो हमारे दिया कुमारी जी हैं, महिमा कुमारी जी हैं, बाबूलाल जी खराड़ी हैं, इनकी तरफ से जो सहयोग मुझे डायरेक्टली मेरी पंचायत को दिया गया, उससे अब तक ये करोड़ों के हमने विकास कार्य करना है। तो इनका काफी आशीर्वाद रहा मेरी पंचायत पे। और आपके इस स्टेज के माध्यम से मैं उन तीनों का भी काफी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी पसून की जनता पे जो आशीर्वाद रखा, वो धरातल तक वो विकास कार्य पहुंचे। तो आप सबका धन्यवाद है। पंचायत कार्यकाल में सबसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपको सबसे ज्यादा किन परेशानियों का सामना करना पड़ा एक सरपंच के तौर पे, पंचायत के हिसाब से? सरपंच के तौर पे देखा जाए तो परेशानियां तो अनगिनत आई थी। और कहते हैं कि हम अगर कुछ काम करेंगे तो लोग उसमें नुस्ख निकालेंगे, काम करेंगे ही नहीं तो कोई बोले अपने में उंगली नहीं उठा सकता। तो मेरी हमेशा से इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं, अपने पंचायत को उच्च स्तर तक ले जाऊं, अपने पंचायत का नाम हो, उस तरह से कार्य करें। तो जब उस पॉजिटिविटी के साथ में इस फील्ड में उतरा और काम करना शुरू किया, तो कई बार क्या होता है कि हर पंचायत में पक्ष विपक्ष होता ही है। तो मेरा ये मानना है कि पक्ष विपक्ष सिर्फ वोटिंग के दिन होना चाहिए, ताकि क्या होता है ना कि ठीक है, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन पक्ष विपक्ष होता है, वोटिंग हो गई, एक जना जीतता है एक जना हारता है, तो उस चीज को साइड में रखते हुए सबको मिलके अपने गांव का विकास करना चाहिए। उससे क्या होता है कि मान लो मेरी किसी राजनीतिक नेता से अच्छी बनती है, विपक्ष की किसी राजनीतिक नेता से अच्छी बनती है, तो हम दोनों को ये प्रयास करना चाहिए कि दोनों नेताओं से हम हमारे गांव में कितना पैसा पास करा के ला सके और विकास कार्य कितना करवा। लेकिन मेरे कार्यकाल में ये चैलेंज आया कि पहले तो सरकार का बजट पर्याप्त मिल नहीं पाया हम पंचायतों को,
उसके बाद हम इधर उधर से कहीं से भी मतलब रिक्वेस्ट करके अगर बजट पास करवा के लेके आ रहे हैं, तो विपक्ष ने हमेशा मेरे सामने यही भूमिका निभाई कि वो जो बजट आया वो बजट लगना नहीं चाहिए, विकास होना नहीं चाहिए। उनको ये था कि मेरा ये कहना है कि जैसे कि उनका ये सोचना था कि अगर काम होगा तो मेरा पब्लिक के बीच में मेरा नाम होगा या जो भी होगा, तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये गांव के विकास कार्य रुक जाते हैं। तो मन में ये चीजें नहीं रख के हम सब जने मिलके अगर गांव का विकास कार्य कराएंगे तो वो हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर मुझे ऐसा कोई सहयोग मिला नहीं। उसके बाद अड़चने तो जैसे कोरोना वाली अड़चने आई, बजट की अड़चने आई, राजनीतिक भी काफी अड़चने आई मेरे सामने। और हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं राजसमंद के, तो उन्होंने भी मेरी पंचायत में मतलब विकास कार्य ना हो उसका खूब प्रयास किया। काफी सारे मुझ पे आरोप भी लगाए गए और काफी सारे जांचें भी हुई, मुकदमे भी हुए, कई परिस्थितियों से गुजरे हम। लेकिन खुशी इस बात की है कि गांव वालों का आशीर्वाद बराबर बना रहा और उनके आशीर्वाद से इन चीजों से भी लड़ता रहा और अपने गांव के विकास को भी पैरेलल लेके चलता रहा। तो दोनों चीजें साथ लेके चला, तो पॉजिटिवली कहूँ तो इन सब चीजों से काफी सीखने को मिला। ये चीजें अगर मेरे जीवन में नहीं होती तो हो सकता है कि मुझे इस पंचायती राज में कुछ सीखने को नहीं मिल पाता। परेशानियां आती जाती रहती है, लेकिन मेरा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सार्वजनिक रूप से यही कहना चाहूंगा कि हर पंचायत में, हर गांव में पक्ष विपक्ष सिर्फ वोटिंग के दिन होना चाहिए और उसके बाद 5 साल सबको मिलके अपने गांव के लिए विकास कराना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी विकास कार्य होता है तो ना वो सरपंच के घर में हो रहा है ना विपक्ष के घर में हो रहा है, वो तो अपने गांव में ही रहा है। तो उस चीज को पॉजिटिवली लेते हुए काम करना चाहिए, ना कि 5 साल सिर्फ मैं उसको नीचा दिखाऊं, वो मुझे नीचा दिखाए, उसमें बिताने में हमारे गांव का नुकसान होता है। 2023 में डंपिंग यार्ड और पंचायत कार्यकाल में करोड़ों रुपए के गबन को लेकर विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए एसीबी जांच एजेंसी द्वारा जांच करवाई गई, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, 2023 में कुछ लोग थे जिन्होंने नामजद मेरे खिलाफ एसीबी में, एंटी करप्शन ब्यूरो में जांच करने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमारे एक गांव में, ये वार्ड नंबर 5 के मुकेश जोशी, राजेंद्र टांक और गोपाल सिंह जी आशिया, इन तीनों ने नामजद रिपोर्ट दी थी। तो जांच एजेंसी को इनका ये कहना था कि 2023 में इन्होंने कुछ आरोप लगाए थे कि जो हमारे ग्राम पंचायत में एक डंपिंग यार्ड है, सरकारी डंपिंग यार्ड, उसमें मेरे द्वारा करोड़ों रुपए का गबन किया गया है और पारदर्शिता से कोई काम नहीं हो रहा है। उसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में इन्होंने जो मुकदमे दर्ज कराए, उन मुकदमों की निष्पक्षता से, पूरी पारदर्शिता से विभागीय टीम द्वारा जांच की गई। और मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि उस पूरी जांच में पूर्णतया मुझे क्लीन चिट मिली है। कहीं भी ऐसा कोई गबन या आरोप साबित नहीं हुआ। सारे इनके लगाए हुए आरोप झूठे साबित हुए, निराधार साबित हुए। वो सिर्फ एक द्वेषतापूर्वक लगाए गए थे कि ठीक है, सरपंच को कैसे बदनाम करे, उस वजह से मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से इनके द्वारा लगाए गए थे। लेकिन विभाग ने, एंटी करप्शन विभाग द्वारा जांच की जा चुकी है और उसमें मुझे पूर्णतया क्लीन चिट मिली है। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और ठीक है, सब ने अपना अपना कार्य किया है और जांच एजेंसी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया सबके सामने। तो ठीक है, अब वो चीज पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। अंत में आप समाज और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अंत में जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या हम सरपंचों के साथ में क्या आती है, वो आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाती है, कोई भी योजना लाती है या किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करती है, तो वो धरातल पे सरपंच तक पहुंचता है। अब सरकार योजना तो ले आती है या प्रोजेक्ट ले आती है, लेकिन क्या होता है कि अगर वो योजना फेल होती है तो सबसे ज्यादा बदनाम सरपंच होता है, क्योंकि पब्लिक सरपंच को जानती है। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं कि जैसे किसी भी योजना का बढ़ चढ़ के अच्छे विज्ञापन दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट के नीचे जो टर्म्स कंडीशन होती है, जो नियम होते हैं,
वो पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करते हैं, लोगों तक पहुंचते नहीं है। और धरातल पे जब सरपंच उस योजना को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, और वहां जब उस नियम कायदे वाली बात आती है और किसी व्यक्ति को उस नियम कायदे के चलते अगर उस योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो ग्राउंड लेवल पे लोग ये सोचते हैं कि यार ये सरपंच नहीं चाहता कि मेरा ये काम हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी योजना है तो वो आप सबके लिए है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी योजना का अगर लाभ किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है, तो सरपंच की जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है। किसी भी सरपंच को तकलीफ हो कि यार इसको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। योजना जो भी आती है, हर सरपंच प्रयास करता है कि धरातल तक वो चीज पहुंचे, क्योंकि सरकार दे रही है तो धरातल तक पहुंचाने में सरपंच को क्या दिक्कत होती है। मेरी पंचायत में जब मैं सरपंच बना था, तो मैंने ये सोचा था कि यार मेरा गांव बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर सा होना चाहिए। उसके लिए सबसे मेरा प्रयास हुआ कि मैंने हर गांव में हर जगह पॉइंट चिन्हित करके डस्टबिन लगाए। उसके बाद सप्ताह में 1 या 2 बार हरिजन और ट्रैक्टर से राउंड मार के घर का जो कचरा वेस्ट होता है वो उसमें भर के हम उसका निस्तारण करते हैं। डस्टबिन लगाए ताकि कि मान लो कभी कोई व्यवस्था 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो उस डस्टबिन के माध्यम से सुचारू रूप से एक स्वच्छता बनी रहे। लेकिन मैं थोड़े टाइम बाद मैंने ये पाया कि गांव में किसी के घर का काम चल रहा है, तो उसके घर में जो वेस्टेज निकलता है, ईंट रेती जो भी वेस्टेज है, तो वो तगारी भर भर के लाके उस डस्टबिन में डालते हैं। प्लास्टिक का डस्टबिन होता है, फूट जाता है। फिर उसमें कोई किचन वेस्ट या गीला वेस्ट डालता है तो वो पानी उस फूटे हुए डस्टबिन से सड़क पे फैलता है, जिससे गंदगी होती है। एट द एंड मुझे वो डस्टबिन वापस हटवाने पड़े, मतलब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उसके बाद मैंने सेकंड प्लान ये किया कि एक काम करते हैं कि गांव में वॉल पेंटिंग बनवाते हैं, ताकि एटलीस्ट कोई कचरा फेंकने जा रहा होगा तो उस दीवार पे देखेगा कि यार इतना सुंदर चित्र बना, कम से कम इसको गंदा हम नहीं करें। तो ऐसे में जब वॉल पेंटिंग बनाई गई, अब गांव में कुछ लोग होते हैं तुच्छ मानसिकता के, तो उन लोगों ने उस पेंटिंग और दीवार के पास कचरा इकट्ठा करके जला के दीवारें खाली कर दी। तो इस तरह से मैं ये इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि पंचायत जनता को साधन संसाधन दे सकती है, सुविधा दे सकती है, लेकिन आज अगर मेरे अकेले के सोचने से गांव साफ नहीं हो सकता। उसके लिए जनता के हर घर के व्यक्ति को भी सहयोग करना पड़ेगा। सब अगर ये सोच ले कि मेरे घर के बाहर की सफाई की जिम्मेदारी मेरी, तो वैसे ही पूरा गांव साफ हो जाएगा। तो पंचायत आपको सुविधा संसाधन दे सकती है, लेकिन उसमें सहयोग आपका भी हमें पूरा चाहिए। बराबर का सहयोग होगा तो हमारी पंचायत को अपन एक उच्च स्तर तक ले जा पाएंगे। तो सरपंच के सामने ऐसी काफी सारी चुनौतियां आती है, और मैं तो यही कहूंगा कि हर गांव में आप अपने सरपंच को सहयोग करें। तो आप अगर अपने सरपंच का हौसला बढ़ाएंगे तो सरपंच आपके लिए दुगनी एनर्जी के साथ आपके लिए खड़ा रहेगा, आपका काम करेगा। तो यही सारी चीजें हैं जो कार्यकाल में मैंने फेस करी है, और काफी सारी चीजें हैं जो शॉर्ट में तो नहीं बता सकते, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सरपंचों को भी आपके सहयोग की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारी ताकत जनता ही है। तो जनता का भी अगर सहयोग हमें पूरा मिलता रहे तो हम वैसे ही डबल एनर्जी के साथ उनके लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत पसुन के युवा सरपंच अयन जोशी जी के हमने विचार जाने। इन्होंने अपने पारदर्शिता से सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य के फोटो वीडियो और कार्यों के बारे में अपने बताया, और विपक्ष के प्रश्नों का भी जवाब दिया। जुड़े रहे जनकुंज के साथ। धन्यवाद।